हेलो फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ फ्री ऑनलाइन क्लासेज बाय गौरव सर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत तीसरा अध्याय जिसका नाम था नियोजित विकास की राजनीति, उस अध्याय को हमने शुरू किया था और उस अध्याय का पहला भाग हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। आज उसी अध्याय जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, उसी अध्याय के अंतर्गत हम लोग आगे का भाग पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि हमारे देश के नीति निर्माताओं के द्वारा विकास का जो मॉडल चुना गया था, उस मॉडल के द्वारा किस प्रकार हमारे देश का विकास करने की कोशिश की गई। तो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, विकास की रणनीति। स्वतंत्र भारत में विकास की कौन सी रणनीति बनाई गई और किस प्रकार बनाई गई, वह हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। हमने यह देखा कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था के रूप में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिलाजुला हुआ रूप था। इस तरह हमने अर्थव्यवस्था का चयन कर लिया था, परंतु अब सवाल यह था कि उस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने देश का विकास हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए देश का विकास करने के लिए 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक संस्था का गठन किया गया, जिसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे आप इसे। परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रायः सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत में विकास की रणनीति को मूर्त रूप देने के लिए जिस संस्था का गठन किया गया, उसका नाम था योजना आयोग, और इस संस्था का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया गया। योजना आयोग की चर्चा हमारे संविधान में नहीं थी, इसलिए इसे गैर संवैधानिक संस्था कहा गया। गैर संवैधानिक संस्था का अर्थ है कि वैसी संस्था जिसकी संविधान में कोई चर्चा, कोई उल्लेख नहीं हो, उसे हम गैर संवैधानिक संस्था कहेंगे। तो योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी और परामर्शदायी संस्था थी। इसका काम था सलाह देना। तो इस तरह एक गैर संवैधानिक परामर्शदायी संस्था के रूप में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भी होगा। तो स्वाभाविक रूप से चूंकि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो निश्चित रूप से योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे होंगे, क्योंकि जिस समय योजना आयोग का गठन हुआ उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके साथ साथ योजना आयोग के अंतर्गत एक उपाध्यक्ष का पद सृजित किया गया और प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। और आपके सामने अंतिम उपाध्यक्ष का नाम लिखा है मोंटेक सिंह अहलुवालिया, जो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, जिस पर चर्चा हम आगे वीडियो में करेंगे। तो इस तरह योजना आयोग के गठन का कार्य पूरा किया गया और इस आयोग को ही महत्वपूर्ण कार्य दिया गया कि आप भारत के संबंध में किस प्रकार विकास संबंधी रणनीति को तैयार करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि योजना आयोग
कि महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे। तो फ्रेंड्स, योजना आयोग का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम था वह था देश के संसाधनों का पता लगाना, क्योंकि किसी भी विकास संबंधी योजना का निर्माण संसाधन के अभाव में संभव नहीं होता है। हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें संसाधन की ज़रूरत होती है। यहाँ पढ़ाई का काम हो रहा है तो इसके लिए भी ब्लैक बोर्ड, मार्कर इत्यादि बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत है, तब यह काम हो पा रहा है। तो पहला काम था देश के संसाधनों का पता लगाना। दूसरा काम था संसाधनों की मात्रा का पता लगाना, कि संसाधन हमारे यहाँ यदि हैं तो उसकी मात्रा क्या है, कितनी मात्रा में है। जितनी मात्रा में संसाधन होंगे उसी तरह से हम अपने लिए योजना का निर्माण भी करेंगे। तीसरा काम था संसाधनों की गुणवत्ता को ज्ञात करना। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, बहुत सारी भूमि हमारे पास है जिस पर कि हम कृषि कार्य करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यदि उनकी गुणवत्ता नहीं है, वह भूमि बंजर है, तो वह फिर हमारे कृषि कार्य के लिए उपयुक्त भूमि नहीं है। इस प्रकार संसाधन केवल होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संसाधनों की गुणवत्ता भी काफ़ी महत्व रखती है। इसलिए योजना का आयोग का यह कार्य भी था कि संसाधनों का पता लगाकर उसके क्वालिटी को निश्चित करना, उससे गुणवत्ता को निश्चित करना कि आखिर वह संसाधन हमारे कितने काम में आ सकती है। और इन तीनों कार्यों को कर लेने के बाद जो योजना आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसके लिए योजना आयोग का गठन किया गया था वह था विकास के लिए योजनाओं का निर्माण करना। यदि आपके पास संसाधन है, उसकी मात्रा अच्छी है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, गुणवत्ता है, तो आप विकास संबंधी योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। जो योजना आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था विकास के लिए योजनाओं का निर्माण। अब यहाँ पर सवाल फिर यह खड़ा हुआ कि हम अपने लिए कैसी योजना का निर्माण करेंगे, वह योजना कितने वर्षों के लिए होगी, उन योजनाओं में हम किन किन बातों पर ध्यान देंगे, किस क्षेत्र को हम ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। इन सभी लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना आयोग ने यह तय किया और सरकार को सुझाव दिया कि भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। पंचवर्षीय योजना नाम से ही स्पष्ट है। पंच का मतलब 5, वैसी योजना जो 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों के कार्य करने के लिए बनाई जाती हो उसे हम पंचवर्षीय योजना कहेंगे। तो उस उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना की सलाह योजना आयोग के द्वारा दी गई। यहाँ पर यह ध्यान दें कि योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करने की व्यवस्था की गई थी, परंतु उस पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक अलग संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका गठन 1952 ईस्वी में किया गया था। और इस राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री को बनाया गया और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। और राष्ट्रीय विकास परिषद ही पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी प्रदान करने का काम करता है। प्रायः पूछा जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, उसका अध्यक्ष कौन होता है, पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी कौन प्रदान करता है, तो इसका उत्तर राष्ट्रीय विकास परिषद। इन सभी बिंदुओं पर आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो इस तरह से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण का रास्ता खोल दिया गया और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ कर दी गई। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई 5 वर्षों के लिए, 1951 से लेकर 1956 तक। और इस प्रकार से योजना आयोग के द्वारा कुल 12 पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण समय समय पर किया गया। पहली योजना 51 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61, इसी प्रकार से फिर तीसरी योजना 61 से 66। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि तीसरी योजना जब 1966 में समाप्त हुई तो चौथी योजना 66 में शुरू नहीं होकर 1969 में शुरू हुई, यानी 3 वर्षों का गैप हो गया, 3 वर्षों का अंतराल
तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हो गया। अब ऐसा किस कारण से हुआ, इसे समझ लें। 1966 से 1969 तक की अवधि जिस अंतराल में पंचवर्षीय योजना का निर्माण नहीं किया गया, उस समय को भारत की अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 1966 से लेकर 1969 तक। और ऐसा इसलिए हुआ कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1965 में समाप्त हुआ था। कृषि के क्षेत्र में अकाल और सुखाड़ की स्थिति थी। इस कारण से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं किया जा सका और उसकी जगह पर एक एक वर्ष की योजना लगातार 3 वर्षों के लिए तैयार की गई। 66, 67, 67, 68 और 68, 69 वित्तीय वर्ष के लिए लगातार 3 वर्षों के लिए 3 प्रकार की योजना तैयार की गई और उस अवधि को हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। प्रायः परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि योजना अवकाश से क्या समझते हैं और उसकी अवधि क्या थी। तो इस तरह से योजना आयोग के द्वारा अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण समय समय पर किया गया। आइए मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाओं पर ध्यान दे लेते हैं कि किन किन योजनाओं में कौन कौन से कार्य पर जोर दिया गया। तो प्रथम योजना 1951 में प्रारंभ की गई, 56 तक चली और उस योजना में कृषि कार्य पर जोर दिया गया और हेराल्ड मॉडल पर वह आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। यह प्रश्न भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक चली। इस योजना में उद्योगों पर बल दिया गया और यह पी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसी तरह से समय समय पर अनेक पंचवर्षीय योजना चलाई गई और भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी वह थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से लेकर 2017 तक चलाई गई। इस प्रकार पंचवर्षीय योजना से संबंधित बहुत सारे प्रश्न तैयार हो रहे हैं। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना चली? 12। अंतिम कब हुआ? 12 से 17। पहला कब हुआ? 51 से 56। प्रारंभ कब हुआ? 1951 ईस्वी में। किस मॉडल पर आधारित था? किस पर जोर दिया गया? ये सारे प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना जो हमारे स्वतंत्र भारत में विकास का मुख्य आधार था, उस दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा हमारे देश में पूरा किया गया। कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग देख लेते हैं। बांधों का निर्माण, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, इन सभी विश्व स्तरीय बांधों का निर्माण पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही किया गया। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत सारे इस्पात संयंत्र, इस्पात प्लांट, स्टील प्लांट, बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, इन सभी का स्थापना भी पंचवर्षीय योजना के दौरान अलग अलग देशों के सहयोग से किया गया। जानकारी के लिए आप जान लें, रूस स्टील प्लांट का सोवियत, बोकारो स्टील प्लांट का सोवियत संघ रूस के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट का भी रूस के सहयोग से, दुर्गापुर स्टील प्लांट का ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी और वह हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ही इस कार्य को पूरा किया गया था। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण का एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जो कि पहली बार 1969 में 14 बैंकों का और पुनः 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य था। कृषि का विस्तार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान हमेशा प्राथमिकता में रखा गया और बहुत सारे कृषि योजनाओं का निर्माण पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किया गया और कृषि को बढ़ावा मिला। पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला एक कदम हरित क्रांति, पीली क्रांति और श्वेत क्रांति को भी अपनाया गया, जिसका संबंध अलग अलग क्षेत्रों से है। आप पहले भी पढ़े होंगे, हरित क्रांति का संबंध फसलों के उत्पादन से, पीली क्रांति का तेल के उत्पादन से और श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक करेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से
आपका यह टॉपिक हरित क्रांति, पीली क्रांति और श्वेत क्रांति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बात पर अभी गौर करेंगे और वह है कि हमने पढ़ा कि प्रथम पंचवर्ष योजना 1951 में प्रारंभ हुई और अंतिम पंचवर्ष योजना 2012 में हुई। हमने यहाँ देखा कि प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि योजना आयोग नाम की यह संस्था अब अस्तित्व में नहीं है। जिस योजना आयोग की स्थापना भारत में विकास संबंधी कार्यों को करने के लिए की गई थी, वह योजना आयोग अब हमारे देश में अस्तित्व में नहीं है। उसकी जगह एक नए संस्था ने जन्म लिया और योजना आयोग का नाम बदलकर हो गया, आप ध्यान देंगे इस पर, नीति आयोग। योजना आयोग का ही नाम हो गया नीति आयोग और इसका गठन 1 जनवरी 1915 को किया गया। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। 2015 को किया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। जब 2014 में केंद्र में नई सरकार बनी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के अपने भाषण में चर्चा किया कि योजना आयोग की जगह एक नया आयोग बनाने की ज़रूरत है और उसी के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग अस्तित्व में आ गया। नीति आयोग के अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं और योजना आयोग की तरह इसके लिए भी एक उपाध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो सबसे पहले थे उनका नाम था अरविंद पनगढ़िया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे और वर्तमान उपाध्यक्ष का नाम है विजय कुमार, जो कि अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अब सवाल यह है कि योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर क्या है, क्यों बदल दिया गया? संक्षेप में आप जान लें। योजना आयोग का निर्माण हमारे देश में वैसे समय में किया गया था जब विश्व में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा नहीं थी और धीरे धीरे हमें समग्र विकास का लक्ष्य पाना था और समाज के सभी क्षेत्रों का विकास हमें करना था। इस उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया जाता था और 5 वर्षों के दौरान धीरे धीरे सभी कार्यों को पूरा करने की कोशिश की जाती थी। परंतु समय बदला, उदारीकरण का दौर प्रारंभ हुआ और विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई। उसे देखते हुए हमारे नीति निर्माताओं ने ऐसा महसूस किया कि शायद योजना आयोग उन चुनौतियों का मुकाबला कर पाने में अब सक्षम नहीं है और हमें बदलती हुई विश्व व्यवस्था के अनुसार ही एक नए संस्था का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर आपको याद रखना है कि नीति आयोग का काम योजनाओं का निर्माण करना नहीं है, जबकि योजना आयोग का काम था योजनाओं का निर्माण करना। नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह काम करता है और वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सलाह देता है कि आप आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में विकास का काम कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नीति आयोग एक सलाह देने वाली संस्था है और इसका भी संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए यह भी एक गैर संवैधानिक संस्था है। लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होगा कि योजना आयोग का अब कोई अस्तित्व नहीं है और उसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाने के बाद हमने योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और उसके द्वारा अनुमोदित किया गया पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से किस प्रकार विकास की गाथा को हमने लिखा। इस वीडियो में हमने यह देखा। इस चैप्टर का तीसरा भाग जब हम अगला वीडियो में प्रवेश करेंगे और उसमें पढ़ेंगे तो हम हरित क्रांति, पीली क्रांति और श्वेत क्रांति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका यह टॉपिक भी परीक्षा के दृष्टिकोण से और ज्ञान के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है।
आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर लिखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।